हेलो बच्चों, मैं कविता श्रीवास्तव आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन भाग 2 को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी व्यंजन भाग 2 में कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, और जो हमने स्पर्श व्यंजन को का वर्ग से पा वर्ग के अंतर्गत विभाजित किया है, तो उनका जो उन वर्गों के अंतर्गत जो वर्ण शामिल हैं वो हमारे मुख के किन भागों से होकर निकलते हैं, उनको आज मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन बच्चों होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राण वायु लगे और कम प्रयत्न करना पड़े, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ण शामिल होते हैं उनको बोलने में, उनको जब हम बोलते हैं तो मुख से हमारे जो वायु निकलती है, जो हवा थोड़ी निकलती है, वो कम मात्रा में कम निकलती है, और उनको बोलने में हमें प्रयत्न ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वे हमारे मुख से सरलता से निकल जाते हैं। इन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत किन किन वर्णों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से वर्ण हैं। तो बच्चों, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत सभी वर्गों के पहले अक्षर को सभी वर्गों के पहले अक्षर को, तीसरे अक्षर को, पांचवें अक्षर को और अंतःस्थ व्यंजन के साथ साथ अन्य व्यंजन के वर्ण को भी शामिल किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि पहला अक्षर, सभी वर्गों का पहला अक्षर कौन सा होता है। तो सभी वर्ग का पहला अक्षर, सभी वर्ग से मेरा मतलब है यहाँ पर का वर्ग से लेके पा वर्ग, मतलब का वर्ग से लेके पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण होते हैं उनमें अल्प प्राण व्यंजन में, उनमें सभी वर्णों में पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवें वर्ण को शामिल किया गया है। वो पहला वर्ण क्या है? वो पहला वर्ण है का, चा, टा, ता और पा। इसी प्रकार तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण है गा, जा, डा, धा और बा। और पांचवा वर्ण क्या है? पांचवा है अंगा, इया, अणा, ना और मा। और अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन सा शामिल है इसमें? या, रा, ला और वा। और अन्य व्यंजन का इसमें डा शामिल है। इसके साथ ही साथ इनकी कुल संख्या हो गई 20, यानी कि अल्प प्राण में जो व्यंजन शामिल हैं, जो वर्ण शामिल हैं, उनकी संख्या 20 है। अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट करेंगे कि हमने कहा है कि जब हम अल्प प्राण के व्यंजन को में किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसको बोलते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो कम निकलती है, और उसको बोलते समय हमें ज़्यादा प्रयत्न यानी ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। कैसे? एक बार हम आपको बोलकर बताते हैं। जैसे हमने प्रथम अक्षर का ले लिया। बच्चे, जब हम का बोलते हैं तो बड़ी ही मतलब जब बोलते हैं तो मुख से बड़ी मतलब बहुत कम वायु निकलती है और बड़ी आसानी से मुख से बाहर निकल जाता है। जैसे का बोला तो जो वायु निकली वो बहुत, हथेली अपने मुंह के आगे रख के का बोलिएगा, और देखिएगा जब आप का बोल रहे हैं तो उसको बोलते समय वायु जो निकल रही है वो बहुत कम निकल रही है। का निकली और कम निकली, और उसको बोलते समय हमको उस वर्ण को बोलते समय बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ा, वो आसानी से हमारे मुख से बाहर निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, इसको भी हम परिभाषा के द्वारा पहले बताएंगे कि क्या होते हैं महाप्राण व्यंजन। तो बच्चों, परिभाषा इसकी है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब कि ये अल्प प्राण में हमें कम वायु, मतलब जब हम बोलते थे उनका वर्ण तो हमें कम वायु बाहर निकलती थी वर्ण बोलते समय, और कम प्रयत्न करना पड़ता था। और जब हम महाप्राण के व्यंजन को बोलते हैं तो हमें उसको बोलते समय, जब हम उसका कोई वर्ण बोलते हैं, महाप्राण का कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उसको बोलते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो ज़्यादा निकलती है, और इनके अंतर्गत जिन वर्णों को शामिल किया गया है उसको जब हम बोलते हैं तो उसको बोलने में हमें थोड़ा प्रयत्न यानी थोड़ा बल लगाना पड़ता है। उसी को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इनके उच्चारण में श्वास वायु तीव्र गति से बाहर निकलती है और हा की ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब जब हम इसके किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे वर्ण निकलते हैं, उच्चारण करते समय जो वर्ण निकलता है उसमें जो वायु बोलते हैं, जो उसमें वायु निकलती है वो बच्चों बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो अपने पीछे ध्वनि हा को बाहर निकालती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि
महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत किन किन वर्णों को शामिल किया गया है। बच्चों, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग से लेके पा वर्ग के अंदर जो वर्ण आते हैं उनके दूसरे और चौथे वर्ण के साथ साथ ऊष्म व्यंजन और अन्य व्यंजन के ढ को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा व्यंजन, सभी वर्गों का दूसरा व्यंजन क्या है? सभी वर्गों का दूसरा व्यंजन है खा, छा, ठा, था और फा। और चौथा व्यंजन है घा, भा, झा, ढा और धा। इसी तरह ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है शा, शा, शा और हा, और अन्य व्यंजन का ढा शामिल है। इस प्रकार महाप्राण के व्यंजन की संख्या हो गई 15। अब हम बात करते हैं, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें हा की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो बच्चों, फिर वही बात मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी इन दूसरे और चौथे वर्ग के किसी भी वर्ण को ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर खा को ले लिया, और जब हम खा को बोल रहे हैं और अपनी हथेली अपने मुख के आगे रखते हैं तो खा बोलते समय जो हमारी वायु, जो हमारे मुख से वायु निकलती है बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है। एक बार बोल के देखिएगा, खा, वायु बहुत तीव्र गति से निकली, और जब हम खा बोले तो इसके पीछे जो ध्वनि छूटी वो बच्चों हा की होती है। उसको आप ध्यान से जब बोलिएगा तो आपको भी सुनाई देगी। वही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है, और इसी को हम अल्प महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बच्चों, जब से मैंने आपको व्यंजन भाग 1 में भी बताया है और व्यंजन भाग 2 में भी, कि जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से मैं ये बता रही हूँ, जब से वीडियो में बताया मैंने कि वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के द्वारा होता है। मतलब का वर्ग से पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण शामिल होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मुख। उच्चारण करते समय उन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा, मतलब हमारी जो जीभ है, वो मुख के किसी न किसी भाग को छूकर बाहर मतलब मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, और जब स्पर्श करते हुए वो व्यंजन बाहर आता है तो उसके भाग, उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से किस किस भाग को स्पर्श करते हुए आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत आता है का, खा, गा, घा, अंगा, और इसमें हा को भी शामिल किया गया। मतलब इसके अंतर्गत हा भी आता है। जब हम हा को भी बोलते हैं तो वो भी उसी मुख के उसी भाग को स्पर्श करती है जो का, खा, गा, घा, अंगा को। और इसमें हमने स्वरों को भी शामिल किया है। इसमें छोटा आ और बड़ा आ भी वो हमारे उसी मतलब उसी मुख के उसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। और वो भाग कौन सा है? हमारा कंठ, यानी कि गला। बच्चों, में हम का, खा, गा, घा, अंगा, हा और छोटा आ और बड़ा आ बोलते हैं तो वो आवाज़ हमारे गले को छूते हुए बाहर मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार आगे आते हैं, जब हम चा, छा, जा, झा, इया, या और शा बोलते हैं और साथ ही साथ ई और ई का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे तालु को छूते हुए मुख से बाहर निकलती है। तो हमारे इसके जब हम चा वर्ग के इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इसके साथ ही साथ या और शा को बोलते हैं और स्वर में ई और ई को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो हमारी तालु को स्पर्श करते हुए इन वर्णों को बाहर निकालती है, इसलिए इनका स्थान तालु है। अब हम आते हैं टा वर्ग पे। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा शामिल होता है, और इसके साथ ही साथ इसमें रा और षटकोण वाला शा भी शामिल है, और स्वरों में री शामिल है। इन इतने वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। हमारे मुख की मूर्धा को स्पर्श करते हुए ये वर्ण बाहर आते हैं। अब हम आते हैं ता वर्ग पे। ता वर्ग के अंतर्गत ता, थ, द, ध, न आते हैं, और इसके अंतर्गत ला और शा को शामिल किया गया है और स्वरों में ली को भी शामिल किया गया है। मतलब ये जो वर्ण शामिल लिखे हुए हैं ये सारे वर्ण हमारे दंत को स्पष्ट करते हुए, यानी हमारे दांतों को छूते हुए मुख से बाहर आते हैं, इसलिए उनका उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पा, फा, बा, भा, मा और ऊ पे। बच्चों, जब हम पा, फा, बा, भा, मा बोलते हैं तो ये वर्ण बोलते समय हमारे होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और जब स्पर्श करते हैं उसके बाद ही ये वर्ण बाहर आते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान होस्ट हो गया।
अब हम आते हैं अंगा, या, णा, ना और मा पे। बच्चों ये बोलने में ही ऐसे लग रहा है कि जैसे जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे नाक से कुछ अजीब आवाज़ आती है और तब ये बाहर निकलते हैं, यानी कि ये वर्ण जो हैं ये नासिका को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका है। अब हम आते हैं ए और ए पे। ये हमारे स्वर हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। मतलब ए और ए को बोलने में कंठ और तालु का स्पर्श होता है, तब वे बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसी प्रकार ओ और ओ को जब हम बोलते हैं तो ये हमारे कंठ और ओठ को स्पष्ट करते बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसी प्रकार जब हम वा को बोलते हैं तो वो हमारे दांतों और ओठों को स्पष्ट करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। जब हम का और खा को बोलते हैं तो उनको वो हमारे जिह्वा को छूते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए उनका उच्चारण स्थान जिह्वा हो जाता है। तो बच्चों ये हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान है कि कौन से वर्ण कहाँ से मुख के किन भागों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं और वो भाग कौन कौन से हैं, उसे मैंने इस तालिका के द्वारा आपको समझा दिया है। आप इसे देखिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से वर्ण किन किन मुख के किन किन भागों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा व्यंजन भाग 2 समाप्त हो गया है। वर्ण विचार का जो अध्याय है वो आज यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आगे मैं आपको आगे के वीडियो में एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।